चलिए, ये क्वेश्चन कर रहा है आपका, क्वेश्चन कर रहा है आपको पीनियल ग्रंथि का संबंध किससे नहीं है। देखिए, पीनियल ग्रंथि का अगर बात कीजिएगा, इसे हम लोग थर्ड आई भी कहते हैं। थर्ड आई, यह मस्तिष्क में आपका रहता है, ठीक ना, पीनियल ग्रंथि। और इसे अगर बात किया जाए, यह बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक ना। कब हमें सोना है, कब उठना है, हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसे चल रहा है, ठीक ना, सबको ये क्या करता है, कंट्रोल और रेगुलेट करता है, ठीक। ये एक हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का क्या नाम है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, ठीक ना। यही हार्मोन क्या करता है, ये सब काम आपका करता है, ठीक। इसके साथ ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके रखता है, इम्यूनिटी को भी मेंटेन करके रखता है, और मेटाबॉलिज्म को, ठीक ना, चयापचय को। इसका अगर कोई काम नहीं है, क्या है वो, किडनी का काम नहीं है, ठीक ना। किडनी के फंक्शन में इसका कोई रोल आपका नहीं है, ठीक। बाद में कि ये रोल है, इसे थर्ड आई भी कहा जाता है, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं के किस यौगिक में होता है। देखिए, इस पर हम चर्चा अगर किया जाए तो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज आपका टूटता है किस में, पाइरुवेट में, क्या, पाइरुवेट में। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक। और इस दरमियान क्या होता है, 8 एटीपी का आपका निर्माण होता है। और यह एक कॉमन पाथवे है, चाहे ऑक्सीजन रहे चाहे ऑक्सीजन ना रहे, ठीक ना, इतना काम आपको ग्लाइकोलिसिस होगा है। और ये कहाँ पर हो रहा है आपका, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, कोशिका द्रव के अंदर हो रहा है, ठीक। अब देखिए, ये 6 कार्बन का है। अब अगर क्या है, ऑक्सीजन अगर बहुत बेहतर मात्रा में अगर मिलेगा, तो ये क्या होगा, पाइरुवेट आपका चल जाएगा सीधे कहाँ पे आपका, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करेगा। पहले ये पाइरुवेट एसिटाइल को एंजाइम बनाएगा, एसिटाइल को एंजाइम, ठीक ना। और अब क्या करेगा, यह 2 कार्बन में टूट करके, और ये अब चल जाएगा सीधे कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक ना। जब बेहतर मात्रा में अगर ऑक्सीजन मिलेगा तब। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, यानी ऑक्सीजन अगर बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या करेगा, आपको इथाइल अल्कोहल बनाएगा, क्या, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा आपका कम है, तब यह क्या करेगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड। इस दौरान 2 एटीपी ही बनता है, लेकिन वहां पर क्या होता है आपका 38 एटीपी बनता है, ठीक। चलिए, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होगा। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, ये किस में बन गया आपका, इथाइल अल्कोहल, और CO2 बनाया, और 2 एटीपी बनाया। इसी का इस्तेमाल हम लोग फर्मेंटेशन वगैरह में करते हैं, किण्वन वगैरह में। जैसे आप देखते हुएगा, शराब है या तारी देखते हुए गांव घर में, तारी को क्या कहता है, जब उसको घड़ा में रख दिया जाता है और धूप में रख दीजिएगा और पूरा ढक दिया जाता है, क्या होता है, लोग कहता है कि तारी और पक रहा है। ऑक्सीजन का संपर्क आपने तोड़ दिया, उसमें जो ग्लूकोज था फर्मेंट होकर के क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल काफी ज्यादा मात्रा में बनाया। और वो बुलबुला देखते हैं, वो CO2 बुलबुला के रूप में आपका निकलना शुरू करता है, ठीक ना। तो ये प्रक्रिया आपका फर्मेंटेशन का एक एग्जाम्पल है। जब आपका क्या होता है, बेकरी इंडस्ट्री में रोटी जब फुलाया जाता है, तो यही CO2 निकलता है, ठीक ना, फुलाने का काम करता है। तो ये आपने देख लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इथेनॉल होगा, ठीक ना। चलिए, दूसरा करा है, पसलियां किससे जुड़ी है। देखिए, पसलियां एस्टर्नम से जुड़ा होता है। एस्टर्नम, देखिए, जो ये रिब्स आपने देख रहा है, जो ये पसली, इसके बीच में सीना में, इसको हम लोग चेस्ट बोन कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, चेस्ट बोन। इसे हम लोग चेस्ट बोन नाम देते हैं, चेस्ट बोन। तो दोनों तरफ क्या है आपका, सीने पे पसली है, रिब्स है, और रिब्स को बीच में कौन कनेक्ट कर रहा है, इसको स्टर्नम काटता है, ठीक ना, जिसे हम लोग ये आपको कहते हैं क्या, चेस्ट बोन कहते हैं। वहीं पर ये इलियम क्या है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब एक एस्केपुला, एस्केपुला की अगर बात कीजिएगा, इसे हम लोग शोल्डर बोन कहते हैं, क्या, शोल्डर,
शोल्डर बोन, ये कंधे की हड्डी है, यहाँ पे होती है, ठीक ना। उसके बाद इसी में एक और क्लेविकल आता है, क्लेविकल, इसे हम लोग कॉलर बोन कहते हैं, ठीक ना, कॉलर बोन कहते हैं। ये जो हड्डी है आपका कॉलर के टाइप से दिखता है, इसे हम लोग क्लेविकल कहते हैं। तो ये तरह का आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चेस्ट बोन पूछ सकता है आपको, कॉलर बोन पूछ सकता है और शोल्डर बोन, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है और इसको जरा जो बराबर पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन है और इसकी कमी से होने वाला रोग है। देखिए वाटर में जो पानी में घुलने वाला विटामिन है वो क्या है आपका बी और सी, इसे हम लोग कहते हैं वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन ये क्या है आपको बी और सी है। वसा में घुलने वाला कह रहा है, वसा में घुलने वाला विटामिन, तो वसा में घुलने वाला विटामिन क्या है ए डी ई और के। इसमें कह रहा है आपका कि वसा में घुलने वाला होना चाहिए, यानी इसी में से कोई होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा कह रहा है इसके कमी से होने वाले रोग, देखिए डी कैल्सीफेरोल, ये भी वसा में घुलने वाला है और इसके कमी से क्या होता है आपका पेलाग्रा तो नहीं होता है, ये आपका क्या है B3 के वजह से होता है। नियासिन जिसे हम कहते हैं चर्मदाह नाम की बीमारी होती है। कह रहा है कमी से निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा में घुलनशील विटामिन है और इसकी कमी से होने वाला रोग है। वसा में घुलने वाला देखिए कोबालामीन, इससे बेरी बेरी, ये भी गलत है आपका, ये सॉरी B12 है, ये तो क्या है आपका B12, ये तो आपका वाटर सोलबल है। रेटिनॉल है, चलिए ये सही है, रेटिनॉल यहाँ पर है। ए विटामिन ए को क्या कहते हैं हम लोग रेटिनॉल कहते हैं और इसकी वजह से दो बीमारी होती है, एक जीरोप्थेल्मिया होती है और क्या होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। तो ये आपका एक सही दिख रहा है, ठीक ना। बाद में कि ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक ना, विटामिन सी को कहते हैं, ये वाटर सोल्यूबल है, एस्कॉर्बिक ये सही है, लेकिन क्या है ये आपका वाटर सोल्यूबल है, ठीक ना। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये मैचिंग सही है, ठीक ना। बाद बाकी अगर फैट सोल्यूबल है भी तो क्या है उसका मैचिंग आपका सही नहीं दिख रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन का रंग अंधापन, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का क्या कारण है। देखिए कलर आपके आंख में दो तरह का सेल होता है रेटिना में, एक रॉड सेल और एक क्या है आपका कोन सेल। तो रॉड सेल क्या करता है आपको रात में दिन में देखने में मदद करता है, कोन सेल क्या करता है आपको दिन में देखने में मदद करता है, साथ ही साथ क्या करता है ये कलर को कलर में विभेद करने के यही आपको क्या करता है निर्देशित करता है। तो बात कर रहा है यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का। तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस एक तरह सा आपका अनुवांशिक बीमारी है, क्या है आपका अनुवांशिक बीमारी है, ठीक ना, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक ना, यानी यह एक जेनेटिकल डिजीज है, ठीक ना, इसका कोई उपाय आपका नहीं है, इतना याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है आपका रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई को हम लोग एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है आपको इसे हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ठीक ना, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस क्या है किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है, किसी मिनरल्स की कमी से नहीं होता है, यह क्या एक आनुवांशिक बीमारी है। ओके, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाले ऑक्सीजन होती है कहाँ से आता है। देखिए 6CO2 + 12H2O, वायुमंडल से क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जमीन से क्या होता है पौधा पानी लेता है, और किसके मदद में से यहाँ पर प्रेजेंस रहता है कौन क्लोरोफिल सनलाइट, इसके उपस्थिति में यह क्या करता है C6H12O6 + 6H2O और + 6O2 ये क्या करता है मुक्त करता है। अब कह रहा है यह जो ऑक्सीजन है यह ऑक्सीजन आया कहाँ से। तो ऑक्सीजन अब देखिए यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड के भी साथ ऑक्सीजन है और वाटर के भी साथ ऑक्सीजन है, तो ये किसका वाला ऑक्सीजन है। जब एक रेडियो आइसोटोप का जब रेडियो आइसोटोप यहाँ पर जब डाल दिया गया, जैसे मान लिया यहाँ पर डाल दिया गया 16, मान लिया यहाँ पर डाल दिया गया 18, तो यहाँ पर जो देखा गया कि ऑक्सीजन जो आ रहा है ये 18 वाला से आ रहा है, ठीक ना। तो रेडियो आइसोटोप के टेक्निक से इसका जब जांच किया गया तो पता चला ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है इस वाटर वाला ऑक्सीजन है, ठीक ना।
काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन का। चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। दूसरा क्या, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक किडनी, वृक्क जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनी, अगर काम करना बंद कर दे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। देखिए, किडनी का स्टडी, किडनी का स्टडी हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रोलॉजी, पहला नंबर। जो किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या, नेफ्रॉन। किडनी का जो आपका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, देखिए, किडनी जब अगर खराब हो जाता है, जब दोनों किडनी खराब हो जाता है तो क्या किया जाता है, डायलिसिस करवाया जाता है। ठीक ना, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के भी नाम से जानते हैं, पहला नंबर। किडनी का रोल क्या है, ये उत्सर्जन का काम करता है। ये क्या करता है, आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है। ये उत्सर्जी अंग है आपका। ठीक ना, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ठीक ना, उसको क्या करता है, ब्लड से छान करके और आपके बॉडी से बाहर करने का काम कौन कर रहा है, आपका किडनी काम कर रहा है। ठीक, कह रहा है कि अगर एक किडनी खराब हो जाए, देखिए एक आपके पास क्या है, दो किडनी है, अगर एक किडनी खराब भी हो जाएगी तो एक किडनी पर थोड़ा सा क्या होगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा, लेकिन क्या है, मनुष्य जिंदा रहेगा। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि एक किडनी खराब हो गया तो मनुष्य मर जाएगा। हाँ, दोनों किडनी अगर डैमेज हो गया तब इंसान की मृत्यु हो सकती है, या फिर क्या है, उसे बार बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। लेकिन डायलिसिस भी क्या है, काफी लंबे समय तक यह सक्सेस नहीं हो पाता है, तो अंततः क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। किडनी क्या है आपका, रक्त को छानने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्सर्जन बंद हो जाए, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, मनुष्य का तुरंत मृत्यु। ये आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। ओके, चलिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, जीव विज्ञान की वह शाखा यानी ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट वेरिएशन, ठीक ना, एवं हेरिडिटरी, अनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, वो क्या है। तो उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं क्या, जेनेटिक्स। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक ना, यानी जेनेटिक्स इज ए ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट वेरिएशन एंड हेरिडिटी। और जेनेटिक्स का फादर कौन है, तो जेनेटिक्स का अगर फादर की बात कीजिएगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। ठीक ना, 1822 में इनकी जन्म होती है और 1804 में इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। ओके, इन्होंने गार्डन पीपर काम किया था, मटर के पौधा पर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, पाइसम सेटाइवम है। ठीक ना, पाइसम सेटाइवम है। इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर इन्होंने लिया था और उसी पर इन्होंने क्या किया था, काम किया था। हालांकि मेंडल साहब के जीते जी यह उपाधि उन्हें नहीं मिल पाती है। ठीक ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि नहीं मिल पाती है। एक्चुअली क्या होता है, जब मेंडल साहब अपने वर्क को पब्लिश करवाते हैं उस समय बहुत विख्यात वैज्ञानिक डार्विन साहब का चर्चा चल रहा होता है, तो इनके काम को लोग उतनी तवज्जो नहीं देते। बाद में इनकी मृत्यु के बाद इनके 3 स्टूडेंट कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिवराइज और टी सरमैक ने इनके काम को विश्व मानस पटल पर जब लाया, जब दुनिया के सामने लाया, तब लोग को लगा कि अरे मेंडल साहब तो इतने बड़े काम करके गए हैं। ठीक ना, बाद में जब इनकी बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्धि होती है, बहुत ज़्यादा विख्यात होते हैं, ठीक ना, तब इनके काम के वजह से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है। ओके, दूसरा क्वेश्चन का, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, यानी कौन सा जोड़ा क्या आपका करेक्ट है, करेक्ट चुनने के लिए कह रहा है। देखिए, आइसोटोप्स, आइसो मतलब सेम होता है, टोप्स पोजीशन, टोप्स मतलब पोजीशन, सेम पोजीशन होगा मतलब क्या, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। आप जानते हैं किसी भी एटम का नीचे में क्या होता है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होता है। और यहाँ पर क्या होता है आपका, जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ए से हम डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, मास नंबर, यानी परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए, तो एटॉमिक नंबर नीचे में तो सेम नहीं है, यानी ये नहीं होगा पहला नंबर। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होता है, देखिए आइसोटोन्स, आइसो मतलब सेम, टोन्स न्यूट्रॉन के बारे में कह रहा है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर होनी चाहिए। आप जानते हैं परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, A = P + N।
तो n बराबर क्या हो जाएगा a माइनस पी। अब देखिए a माइनस पी अगर सेम होगा तब आप कह सकते हैं क्या यह आइसोटोन्स है। देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है आपका 16, यहाँ पर इसका न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, यहाँ भी देखिए डिफरेंस कितना है आपका 16 और यहाँ भी डिफरेंस कितना है 16। तो ये इसका मतलब क्या यह आइसोटोन्स आपका है। ठीक, ये मैचिंग है। दूसरा आइसोबार्थ करा, आइसोबार्थ मतलब भार समान होना चाहिए। ठीक ना, एटॉमिक मास मास नंबर क्या होना चाहिए, मास नंबर आपका सेम होना चाहिए। और मास नंबर ऊपर में होता है, देखिए यहाँ पर 16 17 18 तीनों मास नंबर क्या अलग अलग है, ये तो नहीं होगा। फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखिए नाइट्रोजन 7 होता है, इसमें क्या है -3, माइनस जब रहता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ऐड होती है। तो 7 + 3 कितना हो गया आपका 10। ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका भी 2, यानी क्या हो गया आपका 10। क्रोमियम का कितना होता है 24, 24 में से आपका +3 है तो घट जाएगा, कितना होगा 21। देखिए सेम तो नहीं है, यानी ये भी गलत है। इसका मतलब क्या आपका आंसर बी आपका सही है। दूसरा कर रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। देखिए आयोडीन आपको थायरोक्सिन में होता है, याद रखिएगा थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। इसी की कमी से क्या होता है, लोग को ग्वाइटर की बीमारी हो जाती है। ग्वाइटर हम लोग घेघा कहते हैं, ठीक ना। एक्चुअली थायराइड ग्रंथि होता है TSH, थायराइड ग्रंथि, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये T3 और T4 नामक क्या करता है, हार्मोन को आपका सेक्रेट करता है। ठीक ना, इसे हम लोग थायरोक्सिन कहते हैं। ठीक, और ये क्या होता है आपको, घेघा रोग जो होता है आपका आयोडीन की कमी से होता है। ठीक ना, तो ये आपका क्या है, आयोडीन का संबंध किससे है, आपका थायरोक्सिन से है। इंसुलिन की वजह से क्या होता है आपका डायबिटीज होता है, डायबिटीज की समस्या। टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये मेल का सेक्स हार्मोन है। ठीक ना, इसकी वजह से क्या होता है आपका स्पर्म वगैरह क्या होता है, मैच्योर होता है। और मेल में क्या होता है, सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। एड्रीनालाइन, एड्रीनल ग्रंथि से। ट्रिपल F का नाम सुने होंगे, उरोलरो भागो वाला हार्मोन है, यही है आपका। ठीक ना, आंसर हो जाएगा आपका ए। कह रहा है वह गैस जिसका उपयोग दंत चिकित्सा में संवेदना हारी के रूप में किया जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, याद रखिएगा। लाफिंग गैस भी इसे कहते हैं। कम मात्रा में इसको क्या किया जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में दिया जाता है। जब डेंटल सर्जन के पास जाइएगा, दांत की सर्जरी होती है, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का ही यूज किया जाता है। दूसरा है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है। देखिए रदरफोर्ड साहब ने क्या किए थे, एक अल्फा का क्या किया था, अल्फा का इन्होंने क्या किया था, इस पर बम्बारिंग किया था। तो जब इन्होंने बम्बारिंग किया था तो देखा क्या यहाँ पर कि कुछ जो है ना रे क्या हो गया, वापस हो जाता है। इसका मतलब है कि बीच में क्या अल्फा क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या, बीच में खाली जगह है, पास हो जा रहा है। और यहाँ से अगर अल्फा अगर है, यहाँ पर क्या मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तभी क्या हो रहा है, इसे कोलाइज करके क्या हो रहा है, टकरा करके ये उसी पाथ में क्या हो रहा है, वापस हो जा रहा है। इसका मतलब ये बताया गया है कि बीच में क्या है, परमाणु में कि बीच में कोई ना कोई मास है। और यह मास क्या क्या आपको बाद में बताया गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है यानी। और ये बीच वाले को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक ना, नाभिक। इसका आंसर हो जाएगा परमाणु में नाभिक का खोज का। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था गोल्ड फॉइल पर, ठीक ना, जिसके जरिए आपको नाभिक के बारे में इन्होंने रदरफोर्ड साहब ने खोज किया था। दूसरा क्वेश्चन है वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए वायुयान के टायर में आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे का कारण है, ये क्या होता है, कंबसन नहीं करता है, कंबसन नहीं करता, यानी यह ज्वलन नहीं है। यह क्या है, ज्वलन नहीं है। दूसरा क्या है, यह लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, यह लेस रिएक्टिव होता है, यानी कम क्रियाशील होता है। ठीक ना। तीसरा कारण है इस पे जंग नहीं लगता है। ठीक ना, जंग रोधी होता है। क्या होता है, यह जंग रोधी होता है। इस कारण से वायुयान के टायर में क्या किया जाता है, आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कोबाल्ट 60 का सामान्यतः कोबाल्ट 60 सामान्यतः पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसे देखिए कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल हम लोग कैंसर जब होता है तो कैंसर में किया जाता है। ठीक ना, कोबाल्ट 60 का। आयोडीन का भी इस्तेमाल किया, आयोडीन के भी आइसोटोप्स का। एक्चुअली इसमें क्या होता है,
गामा रे निकलता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है आपका गामा रे निकलता है। और गामा रे की क्या होती है, वेधन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है, कैंसरस सेल को क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है, ठीक ना। कैंसर के इलाज में आपको कोबाल्ट 60 के आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कह रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पूछ रहा है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन था। देखिए इसके लिए मिथाइल आइसोसाइनेट था। याद, एक बात आपको बता दें, ये एक यूनियन कार्बाइड कंपनी था, यूनियन कार्बाइड कंपनी था, ठीक ना। भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी था, जो कीटनाशक बनाने का काम करता था, जो पेस्टिसाइड बनाने का क्या करता था, काम करता था। एक्चुअली टैंक नंबर 60 में, टैंक नंबर 16 में क्या हो गया, रिसाव हुआ, और यह गैस क्या हो गया, अमोनिया का गैस था उसमें बहुत ज्यादा, और यह क्या हुआ, वाटर के साथ मिल गया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, टंकी क्या हो गया, ये टैंक क्या हो गया आपका, ब्रस्ट हो गया। टैंक जब ब्रस्ट हो गया तो आसपास जो झुग्गी झोपड़ी में बहुत सारे लोग जो फैक्ट्री में काम करने वाले थे या फिर अन्य मजदूर सब लोग थे, तो उन्हें क्या हुआ, इस गैस के वजह से करीब, हालांकि 50,000 मृत्यु की बात होती है, ठीक ना, लेकिन ऑफिशियली करीब 3500 के आसपास मृत्यु के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ने इस पर कोर्ट किया है। करीब 2 से 3 दिसंबर 1984 की यह घटना है। करीब रात का 8 बजे की बात है, ठीक ना, 8 साढ़े 8 बजे ये घटना होती है। बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं या सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दम घुटने से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका एक सीईओ था, सीईओ था जिसका नाम था एंडरसन। एंडरसन बाद में यह गिरफ्तार भी होता है, लेकिन फिर उसे गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया जाता है, और एक्चुअली यह क्या है, कंपनी यूएसए की कंपनी थी, तो बाद में उसे यूएसए जाने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। एंडरसन भाग जाता है, फिर दोबारा वह वापस नहीं आता है। 2014 में इसकी मृत्यु, 2014 में इसकी मृत्यु फ्लोरिडा में एक बीच पर हो जाती है, ठीक। तो याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस था, जिसे हम लोग मिक भी कहते हैं, मिक भी शॉर्ट में, ठीक ना, इसी गैस के रिसाव होने से हुआ था। दूसरा कह रहा है ट्रांस फैट का अधिक इस्तेमाल मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए ट्रांस फैट, जो असंतृप्त वसा है, जो असंतृप्त वसा है, तो वसा है, अनसेचुरेटेड फैट जिसे हम लोग कहते हैं, अनसेचुरेटेड फैट। ये क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हाइड्रोजिनेशन इसको करवाइएगा निकेल के उपस्थिति में, ये क्या हो जाता है आपका, ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर जाता है, क्या, ट्रांस फैट में। जैसे आप देखते होइएगा वनस्पति तेल वगैरह क्या कहता है, पिज्जा बर्गर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, खूब इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म होते होते क्या होता है, ये वनस्पति तेल आपका ट्रांस फैट बन जाता है, और यह ट्रांस फैट एक जहर से कम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक ना। इसके वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एक एलडीएल होता है, एलडीएल, एलडीएल, ठीक ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, इसका लेवल क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यह कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपको विटामिन भी बनाने में मदद करता है, साथ ही साथ क्या करता है, आपको फाइबर, लिगामेंट, टेंडन वगैरह बनाने में मदद करता है, ठीक ना। इसके भी स्तर में क्या होता है, कमी आ जाता है। आप समझ सकते हैं, तो ये दोनों तरह की समस्याएं होती है, ठीक। असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा आप पढ़े होंगे, ठीक ना, एनिमल फैट और गुड फैट होता है, ठीक। अनसेचुरेटेड फैट में क्या होता है आपका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। सेचुरेटेड फैट में आपका क्या होता है, आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक ना। संतृप्त वसा या सेचुरेटेड फैट एनिमल फैट को कहते हैं, और असंतृप्त वसा या अनसेचुरेटेड फैट किसको हम लोग कहते हैं, प्लांट फैट को कहते हैं, प्लांट, इसका सोर्स आपका प्लांट है, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कराए, दो विद्युत आवेशों के बीच बल को नियंत्रित करने वाले बल के नियम की खोज किसने किया था। देखिए कूलम साहब का एक नियम था, ये चार्ज एक Q1 है, एक चार्ज क्या है, Q2 है,
और इसे हम r डिस्टेंस पर अगर रखते हैं तो इसके बीच जो बल लगता है वह समानुपाती क्या होता है, F समानुपाती Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, R स्क्वायर का है। यानी F इजकल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और यही नियम क्या कहलाता है बाद में आपका, कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, कूलम्ब्स लॉ। ठीक ना। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक रूम हीटर बनाने के लिए आपको किस तार का चयन करना होगा। देखिए इलेक्ट्रिक रूम हीटर अगर आपको बनाना है, ठीक ना, आपको नाइक्रोम का तार, इसी का इस्तेमाल हम लोग हीटर में करते हैं। जाड़े के दिनों में रूम हीटर का जो प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का तार का, नाइक्रोम के तार का। इसमें आपको मैंगनीज रहता है, मैंगनीज करीब 1.5% के आसपास रहता है। इसमें निकेल की बात कीजिएगा तो निकेल करीब आपका 70 से 75% निकेल पाया जाता है। और उसके बाद क्रोमियम इसमें पाया जाता है आपका कितना, 20 से 25% क्रोमियम, कुछ आयरन वगैरह भी पाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, इस नाइक्रोम का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि इसका जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, जो प्रतिरोध का मान होता है, यह काफी क्या होता है, ज्यादा होता है। जब इसमें ज्यादा होता है तो जब क्या होता है, इसमें जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो हाई रेसिस्टेंस की वजह से करंट क्या होता है मेरा, हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है आपका, हीट एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ना, उष्मा ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और लाइट देता है। टंगस्टन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, बल्ब में, बल्ब में। ठीक ना, एक्चुअली इसका क्या होता है आपका, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका बी। दूसरा, एक्सरे की तरंग दैर्ध्य इस क्रम में होता है। एक्सरे को हमेशा हम लोग एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, एक्सरे को हम लोग एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। कह रहा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना, इसे हमने जानबूझ के दिया था। एक्चुअली इसमें कह रहा है एक सीरीज बनाया गया है। इसमें कह रहा है इस सीरीज के द्वारा कि जो अल्फा बीटा और गामा डीके हो रहा है, डीके होने से कितना अल्फा बीटा और गामा डीके होगा कि यह रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ आकर के आपका पहुंच जाएगा। देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर अगर देखिएगा एक अल्फा का अगर डीके होता है तो उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है और परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। ठीक, जब बीटा का डीके होता है, बीटा का डीके, तो इसके द्रव्यमान संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होती है और आपका इसके परमाणु संख्या में क्या होता है, यहाँ पर 2 की कमी होती है और यहाँ पर क्या होता है, 1 की वृद्धि हो जाती है, याद रखिएगा। और जब बीटा होता है तो बीटा डीके में न ए पर कोई प्रभाव पड़ता है, न ही जेड पर, न परमाणु संख्या पर, न ही द्रव्यमान संख्या पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है 4 कम गया और 2 कम गया है। इसकी 4 क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या कम गया, और 2 क्या, परमाणु संख्या कम गया। इसका मतलब यहाँ पर एक अल्फा निकला है, तभी तो हुआ है। आगे देखिए, आगे कह रहा है इसके द्रव्यमान संख्या में -2 था, देखिए 1 वृद्धि हो गया, +1 किए क्या हो गया, Z-1। और ये द्रव्यमान संख्या क्या है, यहाँ जितना है उतना ही यहाँ भी है। इसका मतलब क्या, यहाँ से आपका एक बीटा निकला है। ठीक, यहाँ देखिए इसमें भी, ऊपर वाले में भी, नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, ये गामा का संकेत दे रहा है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक ना, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कह रहा है ब्लैक होल क्या है। देखिए जब आप यूनिवर्स चैप्टर पढ़िएगा तो तारा का क्या होता है, आपका स्टार का मास क्या होता है, धीरे धीरे तारा छोटा होते होते क्या होता है, स्टार का मास जो होता है उसका क्या होता है, एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है। और एक जगह कंसंट्रेट होने से हाई डेंसिटी बना देता है ये, और हाई डेंसिटी बन जाने से ऐसी नौबत आ जाती है कि इससे क्या होता है, आपको, इससे आपको लाइट भी पार नहीं कर सकता है। ठीक ना, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। ठीक ना, क्या, ब्लैक होल कहते हैं। लाइट भी अगर यहाँ पर जाएगा तो लाइट को भी अपने से पास नहीं होने देता है। ठीक, हालांकि देखिए ब्लैक होल अब काला है, लाइट भी नहीं पास हो रहा है, तो लोग इसको ऑब्जर्व कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए आप रात में जा रहे हैं, कहीं रात में जा रहे हैं, आप तो किसी को देखते नहीं है लेकिन टकरा जाते हैं, तो आपको एहसास होता है ना कि ये यहाँ पे कुछ है। तो उसी तरह से यह एहसास एक देता है। ठीक, इसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। सुपरनोवा स्टेज के बाद क्या होता है, इस स्टेज में आपका तारा कन्वर्ट होकर आता है। कह रहा है ये क्या है, एक वायुमंडल में उपलब्ध क्या है, एक सघन पदार्थ है। क्या है ये, आपका
हाई डेंसिटी का है, ये हाई डेंसिटी का पदार्थ है, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। ठीक, चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका सी। जब ज्योग्राफी में आप इन्वर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज आपको मिलेगा। हमने थोड़ा सा इसे डाल दिया था, अच्छा लगा। कह रहा है न्यूटन किसकी इकाई है, ये इसमें तो कोई बात ही नहीं, न्यूटन क्या है, फोर्स की इकाई है, क्या है, फोर्स का इकाई है, ठीक ना। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। शक्ति का मात्रा क्या होता है आपका, वाट होता है। और कार्य का मात्रा क्या होता है आपका, जूल होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक ना, इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका फोर्स, बल। दूसरा कह रहा है क्षैतिज रूप से उड़ने वाले हवाई जहाज द्वारा एक बम छोड़ा जाता है तो बम का प्रक्षेप्य पथ क्या होगा। जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़िएगा, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन का एक चैप्टर है, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या करते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जब किसी वस्तु को या वायुयान से अगर कोई चीज गिराया जाता है तो उसका पाथ देखिएगा, इस तरह का पाथ होता है। या कोई अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो देखते हैं इस तरह के पाथ में, इस तरह के पाथ में क्या होता है, ये आपको गिरता है, ठीक ना। और यही पाथ क्या कहलाता है आपको, इस पाथ का नाम क्या है आपका, हाइपरबोला। क्या है ये आपका, हाइपरबोला। इस पाथ में वो जब वायुयान से कोई चीज अगर गिराया जाएगा तो इसी पाथ को क्या करता है, ये फॉलो करता है, ठीक ना, ट्रेजेक्टरी पाथ है। ठीक, इसे पाथ को हम लोग हाइपरबोला कहते हैं, ठीक ना। सीधी तो गिरेगा नहीं, सर्कल शेप में आएगा नहीं, ठीक ना, हाइपरबोला में आ जाएगा। कह रहा एक पेंडुलम घड़ी को लखनऊ से नैनीताल स्थानांतरित किया जाए। नैनीताल उत्तराखंड में है, वहां पर क्या होगा, ये क्या है आपका, ठंड जगह है, ये कोल्ड जगह है, ये क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। अब देखिए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर लेकर के जाया जाता है, तो कह रहा है कि क्या प्रभाव होगा। आप जान रहे हैं T इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/g। अब टेम्परेचर का समानुपाती क्या है आपका, लेंथ। अगर तापमान बढ़ाइएगा तो लंबाई में क्या होगा आपका, लीनियर एक्सपेंशन होगा, ठीक ना, रैखिक प्रसार होता है। और रैखिक प्रसार होगा, इसके क्या होगा, आवर्त काल पर भी, टाइम पीरियड भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए जब ठंडे जगह पर हम लेकर के जा रहे हैं, ठंडे जगह पर मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, डाउन हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, लेंथ भी आपका कमेगा। और लेंथ कमेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी क्या होगा आपका, कमेगा। और टाइम पीरियड कमेगा तो क्या होगा, घड़ी का जो टाइम पीरियड पहले इतना ऐसे ऐसे जा रहा था, अब क्या होगा, ये टाइम पीरियड आपका बहुत तेजी से क्या होगा, जाना शुरू करेगा। तो क्या होगा, टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा तो क्या होगा, घड़ी आपका क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। समय खोना, समय का लाभ, न तो समय प्राप्त करेगा नहीं समय खोएगा, पहले लाभ प्राप्त, यानी क्या होगा, समय का लाभ होगा। मतलब क्या होगा, घड़ी क्या होगा आपका, फास्ट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए दूसरा कह रहा है, जब पानी के बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह पिघल जाता है तो बीकर में पानी का, देखिए पानी में क्या हो रहा है, ये आपका बर्फ का एक टुकड़ा है, बर्फ का क्या एक टुकड़ा है। और यह टुकड़ा क्या है, पानी में स्थान घेर रहा है। यानी अगर ये टुकड़ा पिघलेगा तो जितना स्थान क्या हो रहा है, पहले कम था लेवल, वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो ये जो स्थान घेर रहा था, जितना स्थान ये लिया हुआ था उतना क्या हो रहा था, ये वाटर को डिस्प्लेस कर दे रहा था। ठीक ना। अब जैसे ये घटेगा क्या होगा, तो उससे वाटर पर क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक ना, वाटर के लेवल पर क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक ना, वाटर लेवल पर कोई असर नहीं होगा। समझ गए। चलिए तो ये 100 तक हो गया आपका साइंस का क्वेश्चन, लेवल अब फिनिश हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, या फिर हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं। चलिए धन्यवाद, तब तक आप लोग को लो।